यस, इफ देयर इज एनी डाउट इन 3 डिवाइसेस यू कैन आस्क. ये कल हमने कवर किया था डाउट. क्लियर है सबको? पढ़ा हुआ? हाँ, ओपन ट्यूब मैनोमीटर का फंक्शन क्या है? इट कैन मेजर गेज प्रेशर. गेज प्रेशर क्या होता है? डिफरेंस इन प्रेशर. ठीक है, वो डेफिनेशन आपने की हुई है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड गेज प्रेशर. तो इसमें हमने पहले एक ऑब्जेक्ट ली थी जिसका प्रेशर है P. ठीक है, एब्सोल्यूट प्रेशर है P. देन वी कनेक्टेड टू अ यू शेप्ड ट्यूब जिसका एक एंड ओपन है. आपने कल का लेक्चर अटेंड किया था? फिर तभी तो ये तो मैं जस्ट रिवाइज करवा रही हूँ. सपोज देयर इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, whose pressure is P. It is connected to U-shaped tube with one end open. दूसरा एंड इसका ओपन है. ठीक है, वहां पे कौन सा प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर. और सपोज ये लिक्विड का लेवल इस तरह से है, इस साइड पे H2 है, इस साइड पे H1 है. डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स कितना है? H. ठीक है, डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स है H. तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स ले लिए थे एट द सेम डेप्थ A एंड B. ठीक है, हाउ कैन वी राइट टोटल प्रेशर हियर? प्रेशर ड्यू टू द डेप्थ इज H2 rho g, और यहाँ पे जो प्रेशर है इसके सरफेस पे उतना ही एग्जिस्ट करेगा जितना इस बॉडी का है. तो इस पॉइंट पे टोटल प्रेशर कितना है? P प्लस H1 rho g, H2 rho g. और सेम वे यहाँ पे प्रेशर कितना है? इसके सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है प्लस प्रेशर ड्यू टू दिस डेप्थ. सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस H1 rho g. यहां से हम क्या करते हैं? डिफरेंस ले लेते हैं. P माइनस PA इज H1 माइनस H2 rho g. अब H1 माइनस H2 डिफरेंस क्या है? H. तो यहां से आपका गेज प्रेशर आ जाता है. So this is a device used to measure gauge pressure. ठीक है, that is called open tube manometer, right? लास्ट टॉपिक हमने किया था आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, एप्लीकेशन. एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ये बच्चे अभी तक एंटर करी जा रहे हैं. एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या क्या है? आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या, एक तो मैंने डिवाइसेस बता दिए थे. लेक्टोमीटर, दैट इज यूज्ड टू चेक प्योरिटी ऑफ मिल्क, इट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. सेकेंड डिवाइस वाज हाइड्रोमीटर, यूज्ड फॉर डिजाइनिंग ऑफ शिप्स एंड सबमरीन्स. उसकी कैलकुलेशंस किसके ऊपर बेस्ड हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल. ठीक है, देन वी आर हैविंग अदर एप्लीकेशंस, जैसे कि जब आप स्विमिंग करते हो, ठीक है, आपका हेड हैवी होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो आप सिंक करने की टेंडेंसी रखते हो. बट हाउ यू आर एबल टू मैनेज? यू हैव टू पुश वाटर विद योर आर्म्स एंड लेग्स, ताकि आप अपने आप को बाइंड फोर्स प्रोवाइड कर सको. तो आपको बाइंड फोर्स मिलेगा तो आप स्विम कर सकते हो, फ्लोट कर सकते हो. ठीक है, ये उसमें पॉइंट होगा. सो इट हेल्प्स इन स्विमिंग ऑल्सो, स्विमिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स. और दूसरी चीज यू कैन ऑल्सो से शिप्स का जो क्वेश्चन आपने 9th में किया था, उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि एक आयरन नीडल, जो छोटी सी नीडल होती है, दैट सिंक्स इनसाइड वाटर. पर एक शिप जो आयरन से ही बना है वो कैसे फ्लोट करता है? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स कनकेव शेप, उसका सरफेस एरिया इतना ज्यादा होता है दैट इट डिस्प्लेसेस मोर वाटर. जितना वाटर डिस्प्लेस ज्यादा होगा उतना ही अपथ्रस्ट ज्यादा होगा. क्योंकि कल मैंने आपको आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताया था, अपथ्रस्ट किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस. तो जो ऑब्जेक्ट जितना वाटर
जितना लिक्विड ज्यादा डिस्प्लेस करेगा, जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा वाटर डिस्प्लेस करेगा उतनी ज्यादा उसको अपथ्रस्ट मिलेगी और उतनी इजीली वो फ्लोट कर पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो शिप है उसका एरिया ज्यादा है जिसकी वजह से वो इजीली फ्लोट कर पाता है। जो नीडल होती है उसका एरिया इतना कम है कि वो बहुत ही कम वाटर डिस्प्लेस करती है, बिकॉज ऑफ विच वो सिंक कर जाती, उसको इतनी अपथ्रस्ट नहीं मिल पाती। राइट, अब हमारा एक डिफरेंट कंसेप्ट आता है यहाँ पे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन। अ लिटिल मॉडिफिकेशन इज देयर इन आर्किमिडीज प्रिंसिपल। लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या है? अदरवाइज हमने कल दो कंडीशंस की थी, फ्लोट कब करती है ऑब्जेक्ट, सिंक कब करती है? कब करती है? when density of solid is greater than density of liquid it sinks, when the density of solid is less than density of liquid it floats। यही किया था ना। पर फ्लोटेशन से के रिगार्डिंग एक लॉ भी है जो आपने 9th में किया नहीं था। तो लॉ ऑफ फ्लोटेशन देखिए क्या है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन that deals with little modification in Archimedes principle, that in this case upthrust or buoyant force net that is not just equal to weight of liquid displaced or loss in weight, rather it is equal to whole weight of solid। यहाँ पे ये modification आ जाती है that buoyant force or weight of liquid displaced that is not equal to loss in weight, that is equal to weight of solid। ये चेंज है यहाँ। ठीक है, दिस विल बिकम लॉ ऑफ फ्लोटेशन। लॉस इन वेट नहीं लिखना है आपने, क्या लिख देना है? वेट ऑफ होल सॉलिड, पूरे सॉलिड का वेट। ये लॉ ऑफ फ्लोटेशन बन जाएगा। इसका फॉर्मूला भी है हमारे पास जो हम न्यूमेरिकल्स में यूज कर सकते हैं। वेरी सिंपल कंसेप्ट, लेट अस डू दैट। तो इसका मतलब इन दोनों को इक्वेट करते हैं। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस सपोज mg है, इधर लिखती हूँ मैं। वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस सपोज mg है और वेट ऑफ सॉलिड सपोज mg, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब मास कैसे लिखोगे? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। राइट, व्हाट इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड? हमने कल सिंबल लिया था सिग्मा। एंड सपोज v1 इज वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। जब आपने सपोज करो पूल में जंप किया, आपके इक्विवेलेंट वाटर बाहर आ गया, वो कौन सा वाटर है? जो आपने डिस्प्लेस किया। तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। सपोज जितना वाटर बाहर आया जब आप जंप किए उसका वॉल्यूम v1 है। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई। और ये क्या है? ये मास स्मॉल m किसके लिए लिया हमने? वेट ऑफ सॉलिड के लिए। पूरे सॉलिड का जो वॉल्यूम है सपोज वो v2 है और डेंसिटी ऑफ सॉलिड हमने रो ली। तो ये इक्वेशन होल्ड करेगी। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड दिस। So this is the relation corresponding to law of flotation। लॉ ऑफ फ्लोटेशन से रिलेटेड ये रिलेशनशिप आ जाता है हमारे पास। ठीक है, तो कितना पोर्शन सबमर्ज्ड है, कितना फ्लोट कर रहा है, ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको दिखेंगे बुक्स में, तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस केस? यू कैन आस्क मी। यहाँ पे v1 क्या है? v1 इज वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड और v2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ होल सॉलिड, पूरे सॉलिड का वॉल्यूम। वो क्या है? v2 यहाँ पे। इज दैट ओके? सो दिस इज ओवर विद फर्स्ट चैप्टर ऑफ लिक्विड्स। प्रेशर चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब हमारा लिक्विड्स का सेकेंड चैप्टर कौन सा है? सरफेस टेंशन का। फर्स्ट चैप्टर ऑफ प्रेशर ओवर हो गया हमारा प्रेशर का। अब सेकंड चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, दैट इज सरफेस टेंशन। वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो सरफेस टेंशन क्या होती है? लेट अस नाउ स्टडी अबाउट दिस। व्हाट इज सरफेस टेंशन? बाय द नेम इट इज क्लियर कि लिक्विड्स का, हम लिक्विड्स की बात कर रहे हैं, लिक्विड्स का सरफेस टेंशन में। आपने देखा होगा कि कभी आपने वाटर के ऊपर इंसेक्ट बैठे देखे हैं? हैव यू सीन? So that means how they are able to sit. You can't walk on water. आप वाटर पे बैठ नहीं ना सकते। आप जाओ पॉन्ड में बैठ सकते हो? नहीं बैठ सकते। बट इंसेक्ट्स जो है वो बैठे देखे हैं आपने वाटर में। वो क्यों?
because surface of every liquid it behaves like a stretched membrane. ठीक है, वो एक stretched membrane की तरह act करता है. Why? Because free surface of any liquid tries to have minimum surface area. हर surface minimum surface area acquire करने की tendency रखता है, तो वो अपने आप को curve करता है, थोड़ा stretch कर लेता है. So that property of liquids that is called surface tension. ठीक है, तो लिख लो definition. Surface tension क्या होता है? Property of a liquid due to which its surface acts like a stretched membrane. Its surface acts like a stretched membrane in order to have, क्यों ऐसे करता है वो behave? In order to have minimum surface area. उसका रीजन आपको अभी क्लियर हो जाएगा कि क्यों. In order to have minimum surface area. ठीक है, another example I give you. रेन ड्रॉप्स देखिए आपने, कोई भी वाटर ड्रॉप देखिए, स्पेरिकल क्यों होती है? बिकॉज इट रोल्स इटसेल्फ एंड एक्वायर्स द शेप ऑफ अ स्फीयर, बिकॉज फॉर अ गिवन पेरीमीटर स्फीयर इज हैविंग मिनिमम सरफेस एरिया, तो इसलिए रेन ड्रॉप स्पेरिकल होती है. ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन क्या है? सरफेस टेंशन. सपोज दिस इज लिक्विड सरफेस, लिक्विड ले लिया, ये लिक्विड सरफेस है. ठीक है, सपोज वी इमेजिन अ लाइन ए बी, इमेजिन अ लाइन ए बी ऑन द सरफेस ऑफ अ लिक्विड. तो इस लाइन की दोनों साइड्स पे एक फोर्स एक्ट करेगा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. दैट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑफ दिस लाइन, that will be called surface tension. So basically it is the ratio of force per unit length. So it is the ratio of force acting per unit length on either side of a line drawn on the surface of a liquid. ये डेफिनेशन, एक्चुअल डेफिनेशन सरफेस टेंशन की ये है. जो मैंने आपको पहले लिखवाई थी वो क्या थी? वो उसके मीनिंग के अकॉर्डिंग डेफिनेशन. ठीक है, दैट वाज इट्स डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू द मीनिंग. न्यूमेरिकल डेफिनेशन लिख लीजिए. सिंबल फॉर सरफेस टेंशन इज T. बेसिकली इट इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट विच फोर्स, कौन सा फोर्स, वो लिखिए. सो सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन ईदर साइड ऑफ, ऐसे कर लो, ब्रैकेट में परपेंडिकुलर डायरेक्शन लिख लो. फोर्स एक्टिंग इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑन ईदर साइड ऑफ एन इमेजिनरी लाइन, on either side of an imaginary line drawn tangentially to the liquid surface. Drawn tangentially to the liquid surface. So surface tension is defined as force acting in perpendicular direction on either side of an imaginary line drawn tangentially to the liquid surface per unit the length of that line. Per unit the length of that line. So ये फॉर्मूला हो गया. डायमेंशन आपने निकाली हुई है ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट में, यही फॉर्मूला यूज किया था ना. तो ये फॉर्मूला यू नो ऑलरेडी, अभी मैंने आपको उसका जस्ट मीनिंग बताया है. तो व्हाट इज इट्स यूनिट? यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर. SI यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन इज न्यूटन पर मीटर. एंड डायमेंशन क्या है? M1 L0 T-2 या M1 T-2 भी कह सकते हो. M1 L0 T-2, दैट इज द डायमेंशन. ये ऑलरेडी आपको आती है. टेंशन और सरफेस टेंशन बहुत डिफरेंट है. टेंशन एक फोर्स होता है,
जैसे कि एक रोप में टेंशन, ये सरफेस टेंशन है। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है, ये लिक्विड्स की प्रॉपर्टी है। जो टेंशन है वो सॉलिड्स की प्रॉपर्टी है, वो स्ट्रिंग्स की प्रॉपर्टी है, रोप्स की प्रॉपर्टी। क्लियर? ऑलराइट। अब ये हम क्यों कह रहे हैं कि सरफेस स्ट्रेच मेम्ब्रेन की तरह बिहेव करता है, उसका रीजन क्या है? लेट अस डू द रीजन थ्रू मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन। एक्चुअली टू अंडरस्टैंड सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी प्रॉपरली, आपको पहले दो टर्म समझनी होंगी। लेट अस डू दैट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस इनसाइड बॉडीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, cohesive and adhesive forces. Types of molecular forces, types of molecular forces, cohesive या force of cohesion भी बोल देते हैं इसको हम, and adhesive, cohesive and adhesive. So let us define. Co means same. Co मतलब सेम होता है, ठीक है। So what are cohesive forces? These are the forces of attraction between molecules of same type. सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसको हम क्या बोलेंगे? कोहेसिव फोर्सेस। तो लिख लो डेफिनेशन। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन molecules of same type, force of attraction between molecules of same type, that is called cohesive forces. Right? For example, एक मरकरी की बॉल देखी है आपने? इफ यू ट्राई टू सेपरेट इट इनटू स्मॉलर बॉल, तो आपको बहुत मुश्किल पड़ती है, बिकॉज देयर इज स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्स अमंग मरकरी मॉलिक्यूल। तो उनको सेपरेट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। कभी आपका थर्मोमीटर टूटा हो, आपने वो मरकरी की बॉल्स को सेपरेट करने की या ज्वाइन करने की कोशिश की होगी, so you find it very difficult to separate one mercury ball into smaller balls, because among mercury balls the strong of cohesion is very very strong. वाटर के साथ तो ऐसे नहीं होता, वाटर ड्रॉप को सेपरेट करना हो तब तो ऐसे नहीं होता, बिकॉज उसका कोहेसिव फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कोहेसिव फोर्स, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। हर सिमर सीधे बैठो। सेकेंड है एडहेसिव फोर्सेस। एडहेसिव मतलब force of attraction between different types of molecules. Adhesive forces are the forces of attraction between different types of molecules. Different types of molecules. All right. What are adhesive forces? Forces of attraction between different types of molecules. For example, writing with ink on the paper. Ink sticks to the paper very easily. Ink जो है वो पेपर से बहुत इजीली स्टिक कर जाती है। What is the reason behind? Strong adhesive forces. So when we write on a paper with a pen, ink very easily sticks to the paper. So that is because of adhesive paper, adhesive forces. फेविकोल, गम, रेजिन, ये सारे एक ऑब्जेक्ट को दूसरी ऑब्जेक्ट से बहुत स्ट्रांगली ज्वाइन कर देते हैं। Why? Because of strong adhesive forces. क्लियर है ये एग्जाम्पल? वर्किंग ऑफ ऑल द फेविकोल, गम्स, रेजिन्स, जो एक ऑब्जेक्ट को दूसरे से स्टिक कर देते हैं, वो एडहेसिव फोर्स का बेस्ट एग्जाम्पल। पेंट ऑन द वॉल्स, दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस। और एक और बेस्ट एग्जाम्पल है एडहेसिव फोर्स का, व्हाई डज द वाटर वेट द ग्लास? व्हाई वाटर गेट्स द ग्लास? आप देखते हो कि एक ग्लास में आप वाटर डाल लो, तो व्हेन यू रिमूव ऑल द वाटर आउट ऑफ इट, पोर इट आउट, तो कुछ ड्रॉप्स उस पर लगी रह जाती हैं। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस।
पर अगर मरकरी हो थर्मोमीटर में, ग्लास में, आप मरकरी को बाहर निकालो तो मरकरी का कोई ट्रेस नहीं रहता ग्लास के ऊपर. मरकरी डज नॉट स्टिक टू द ग्लास. दैट मीन्स the cohesive force among mercury molecules is much greater than adhesive force between water and mercury molecules. समझे ये पॉइंट? अगर हमने मरकरी को वाटर में डाला, ग्लास में डाला है, और वो हम जब उसको बाहर पोर करते हैं, डजंट स्टिक. व्हाई? क्योंकि यहाँ पे दो तरह के फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. एक तो मरकरी का मरकरी के साथ, एक मरकरी का ग्लास के साथ. तो विच फोर्स इज ग्रेटर हियर? कोहेसिव फोर्स अमंग मरकरी मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर. तो वो मरकरी मॉलिक्यूल्स के साथ रहना पसंद करते हैं एज कंपेयर टू विद वाटर मॉलिक्यूल. So this is the concept of cohesive and adhesive force that you need in this chapter, right? Clear? So next topic is molecular theory of surface tension. Molecular theory. ठीक है. Suppose we have liquid in a container. ठीक है, लिक्विड है कंटेनर में. We take 3 molecules. एक हम एग्जैक्टली ऑन द सरफेस ले लेते हैं, एक थोड़ा यहां ले लेते हैं. ये दिस लेयर इज कॉल्ड फिल्म. इसको कहते हैं सरफेस फिल्म, टॉप लेयर जो. और एक वेल विद इन द बल्क ले लेते हैं, एक मॉलिक्यूल इन द बल्क ऑफ लिक्विड ले लेते हैं. 3 हमने अलग अलग प्लेसेस पे मॉलिक्यूल्स ले लिए, राइट? अब देयर आर फ्यू डेफिनेशंस. मॉलिक्यूलर रेंज. मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है? मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल. ठीक है, एक मॉलिक्यूल है, हर डायरेक्शन में ये दूसरे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर सकता है. हमने कहा कि इनमें मॉलिक्यूलर फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं. तो मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक अट्रैक्ट कर सकता है उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर रेंज. So write the definition of molecular range. Maximum distance up to which a molecule can attract other molecules. Maximum distance up to which a molecule can attract other molecules. A molecule can attract other molecules. It is denoted by symbol D, right? Then next term is sphere of influence. Sphere of influence क्या होता है? अब जैसे मैंने हर डायरेक्शन में मॉलिक्यूलर रेंज मार्क कर दी, इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं, आई विल गेट स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है. So how we can define sphere of influence? With molecule as the center and molecular range as the radius. When we draw a sphere, that is called sphere of influence. ठीक है. तो लिखिए डेफिनेशन. sphere of influence क्या है? A sphere drawn with molecule as the center. A sphere drawn with molecule as the center and molecular range as the radius. Molecular range as the radius, that is called sphere of influence. Third term is surface film. Film क्या होती है? Third term है surface film. Top layer of the liquid with thickness equal to molecular range. Molecular range इतनी thickness की जो लेयर है ऊपर वाली, उसको हम कहते हैं surface film. लिखिए डेफिनेशन. टॉप लेयर
top layer of liquid with thickness equal to molecular range. Top layer of liquid with thickness equal to molecular range, that is called surface film. That is called surface film. Clear? Fine. ये डेफिनेशन क्लियर है. अब हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड व्हाई इट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन. ऐसे क्यों होता है? ठीक है, तो वो देखिए, लेट अस ड्रॉ द मॉलिक्यूलर फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए, बी एंड सी. तीनों पे जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो हम लिख लेते हैं. ये इसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है. ये इतने फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं. यहाँ कुछ नहीं है तो नहीं है, ऊपर कोई फोर्स नहीं है. इसका मतलब मॉलिक्यूल ए पे नेट फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है. ठीक है, अब बी पे बनाते हैं. थोड़ा सा पार्ट इसका बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये फोर्स थोड़ा से कम होंगे कंपैरिजन टू दिस. अब इसमें आपको क्या लगता है, नेट फोर्स एक्टिंग जीरो है क्या? नो. डाउनवर्ड फोर्स अपवर्ड फोर्स से थोड़ा सा ज्यादा है, तो इट विल आल्सो एक्सपीरियंस अ फोर्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. इसके ऊपर भी डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर भी लग रहा है. अब सी पे देखते हैं. ये पूरा का पूरा उसके अंदर है, तो इस पे जो फोर्स लग रहे हैं एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट है. So net force acting on C is zero. इस पे कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा. ठीक है, तो अब आप बताइए कि किस मॉलिक्यूल को बाहर निकालने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा? इसको कि इसको? इस पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा. आपको इसको बाहर निकालने में कोई वर्क ही नहीं करना पड़ेगा. इसके लिए भी करना पड़ेगा, इसके लिए भी करना पड़ेगा. मैक्सिमम किसके लिए करना पड़ेगा? ए के लिए, क्योंकि एक ग्रेटर डाउनवर्ड फोर्स इसको पुल कर रहा है. आपको उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा. मैक्सिमम वर्क सरफेस मॉलिक्यूल्स पे करना पड़ेगा. तीनों एक जैसे मॉलिक्यूल्स, तीनों मॉलिक्यूल्स आइडेंटिकल हैं. ठीक है, तो इसका मतलब वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. So that means we have proved that surface molecules have maximum potential energy. Surface molecules have maximum potential energy. ठीक है, तो for stability any system wants to acquire minimum potential energy. हर सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहता है? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्वायर करना चाहता है. So it will try to have minimum number of molecules on the surface. सरफेस पे मॉलिक्यूल सबसे कम होने चाहिए क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी. सो सरफेस ऑफ एवरी लिक्विड ट्राइज टू स्ट्रेच इटसेल्फ सो दैट इट हैज मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस. ताकि सरफेस पे कम मॉलिक्यूल्स रहे, इसलिए सरफेस स्ट्रेच कर लेता है अपने आप को और मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करने की कोशिश करता है. सो दिस इज द रीजन बिहाइंड सरफेस टेंशन. कि surfaces of all the liquids, why do they stretch themselves? To acquire minimum surface area, to gain minimum potential energy, to acquire more stability. Is the reason clear now? Theory, molecular theory is clear now? हाँ जी बच्चे, आप लोगों को भी if any doubt is there you can ask. You can raise hand. किसी को डाउट है? हाँ जी गीतेश बोलो. मैम बी मॉलिक्यूल समझा दो, उसमें नेट फोर्स कौन सी एक्ट कर रही है? ओके, देखो बी मॉलिक्यूल में क्या है, ये सरफेस फिल्म के अंदर है. ठीक है, थोड़ा सा सरफेस के पास है पर पूरा अंदर भी नहीं है. तो इस पे डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा लग रहा है, अपवर्ड फोर्स कम लग रहा है. अगर ये एक प्रॉपर स्फीयर बनाओगे ना तो यहाँ कुछ पोर्शन खाली है. ये लाइन इन लाइन से छोटी होंगी. अगर मैं ये स्फीयर अच्छी तरह से कंपास से बनाऊं ना पूरी डायमेंशन लेके, तो आप देखोगे ये वाले फोर्स ग्रेटर हैं इन वाले फोर्स. तो इसके ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है. ठीक है, ये इक्वल हो जाए.
उसका फायदा नहीं है। हमने ये वाला एक सरफेस पे ले लिया, एक नियर सरफेस ले लिया, एक वेल विद इन बल्क ले लिया। अगर इक्वल आ जाएगा तो फिर बल्कि हो जाएगा, वो तो फिर सी मॉलिक्यूल जैसे ही हो जाएगा ना। यस बेटा, क्लास इज नॉट येट ओवर। बेटा एक मिनट, सक्षम, हाँ जी, अभी ना शुक्र करो मैम सक्षम। मैम मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है मैम, वो बता दोगे? हाँ, मॉलिक्यूलर रेंज क्या होती है, ये जैसे एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, ये कहाँ तक उसको अट्रैक्ट कर सकता है। मैक्सिमम रेंज अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल, उसकी रेंज कहाँ तक है। जैसे ये रेंज ही है, हमने यहाँ तक बनाया, यहाँ तक नहीं ना बनाया इसको, इसका मतलब इसकी रेंज यहाँ तक है, इस डायरेक्शन में इसकी रेंज यहाँ तक है, लाइक दैट। ठीक है, मैक्सिमम डिस्टेंस अप टू विच अ मॉलिक्यूल कैन अट्रैक्ट अदर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट टर्म है सरफेस एनर्जी। नेक्स्ट टर्म है सरफेस एनर्जी। बच्चे क्या हो गया आपको, कॉपी खोलो, जब हो जाएगा तो हम बंद कर देंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट टर्म इज सरफेस एनर्जी डिनोटेड बाय एस। इसी से रिलेटेड है, इसको अभी कर लेते हैं डिफाइन। So what is surface energy? It is not like other types of energy. It is not one of the types of energy, kinetic, potential, chemical, nuclear, sound, light, वो type नहीं है ये, ठीक है। This is something different. ये क्या होती है, हमने कहा कि जो surface molecules हैं liquid के, they have some potential energy. So potential energy of surface molecules per unit area, that is called surface. तो इसकी डायमेंशन और यूनिट भी एनर्जी वाला नहीं है, ये एनर्जी है ही नहीं है, इसका नाम है बस। ठीक है, तो लिखिए बेसिकली व्हाट इज सरफेस एनर्जी। लिखो डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ, इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस मॉलिक्यूल पर यूनिट एरिया, per unit area. So surface energy is potential energy of surface molecule, वो लिख लेना, over area. और you can also say work done per unit area. Basically it is work done per unit area. All right, basically it is work done per unit area. Clear है ये आपको? यूनिट क्या होगा इसका, व्हाट विल बी द यूनिट, व्हाट विल बी इट्स यूनिट, वर्क और एनर्जी जाउल, एरिया मीटर स्क्वायर। तो जाउल पर मीटर स्क्वायर, so it is joule per meter square. All right, यहां तक करिए, बाकी कल करते हैं।